ये कोई भूत वाली कहानी नहीं है बल्कि रियल लाइफ इंसिडेंट है जो अमेरिका में हुआ था और ये 100% रियल है। 23 जनवरी 1897 की शाम को एक लोहार जिसका नाम एरास्मस शू था वो वेस्ट वर्जीनिया में अपनी छोटी सी दुकान में आग जलाता है। इसके साथ ही वो अपने 11 साल के हेल्पर जो उसके पीछे सफाई कर रहा था उसको भी आवाज लगाता है। एरास्मस सोच रहा था कि वो आज शाम को जल्दी घर जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे उसको हॉर्स शू का एक ऑर्डर मिल जाता है। फिर उसको पता था अब तो मैं घर जल्दी नहीं जा सकता, मुझे देर तक काम करना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए वो हेल्पर को आवाज दे रहा था कि वो मेरे घर जाए और मेरी बीवी को चेक करे जिसका नाम था जोना। पहला कि उसको बताए कि मैं आज लेट आऊंगा, और दूसरा अगर उसको कोई चीज की जरूरत है तो वो उसको ला के दे, या किसी किस्म की हेल्प उसे जरूरत है तो वो ये कर दे। जब हेल्पर यहाँ से चला जाता तो एरास्मस वापस अपनी आग को भड़काना शुरू कर देता है। उसका दिमाग हॉर्स शू बनाने पर नहीं था बल्कि अपनी बीवी जोना पे था। इस कपल ने अभी तक अनाउंस नहीं किया था लेकिन जोना प्रेग्नेंट थी। एरास्मस और जोना कुछ महीने पहले ही मिले थे लेकिन उनको बड़ी जल्दी मोहब्बत हो जाती है। जोना 23 साल की लड़की थी जिसके काले बाल थे और काली आंखें थी। ये बड़ी जिंदा दिल लड़की थी जो फार्म पे पली बड़ी थी। जब एरास्मस इस छोटे से विलेज में आता है जिसका नाम था लिप सेज मिल, जो कि रिवर के थोड़ा सा साथ पहाड़ी पे था, और जोना जिधर रहती थी उसके बिल्कुल साथ में। जब वो यहाँ पर आता है तो ये और जोना एक दूसरे को नोट कर लेते हैं। एरास्मस काफी बड़ा था जोना से, वो तकरीबन 35 साल का था लेकिन होता टॉल और हैंडसम है। वो इस छोटे से टाउन में अपनी लोहार की दुकान लगाने आया होता है और जोना के लिए वो बड़ा एक्साइटिंग बंदा था। जोना की फैमिली स्पेशली उसकी माँ मैरी जेन उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं, क्योंकि उसके मुताबिक एरास्मस उससे काफी बड़ा था उम्र में। लेकिन जोना डटी रहती है, उसको एरास्मस से मोहब्बत थी और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। तो मिलने के कुछ महीने बाद नवंबर में इनकी शादी हो जाती है। ये दोनों एक छोटे से घर में रहने लग जाते हैं। जोना प्रेग्नेंट हो जाती है। वो और एरास्मस काफी एक्साइटेड थे इसके बारे में और लोगों को बताना भी चाहते थे, लेकिन शुरू में जोना की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस प्रेगनेंसी में। वो हर वक्त बीमार होती थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो जो डॉक्टर जिसको ये चेक करवा रहे थे वो बताता है ये सब इसकी प्रेगनेंसी की वजह से है। तो ये कपल डिसाइड करता है कि हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये प्रेगनेंसी थोड़ी डेवलप नहीं हो जाती, फिर उसके बाद जाके लोगों में अनाउंस करेंगे। तो इस प्रेजेंट डे पे एरास्मस जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है हॉर्स शूज को बनाने के लिए, ताकि वो जल्दी घर जाए और अपनी बीवी का ख्याल रख सके। अब जैसे एरास्मस जोना के बारे में सोच रहा था तो जो स्टील इस आग में था वो ऑरेंज होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब था वो बेंड होने के लिए तैयार है। तो एरास्मस हथौड़ा उठाता है और काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एरास्मस का 11 साल का हेल्पर वो एरास्मस और जोना के घर पे पहुंच जाता है। तो हेल्पर फेंस क्रॉस करके इस छोटे से डबल स्टोरी घर के सामने आ जाता है। वो फ्रंट डोर पे नॉक करता है लेकिन जोना फ्रंट डोर पे आती ही नहीं है। उसको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जोना ऐसी बंदी थी जो घर में इधर उधर फिरती रहती थी। वो दरवाजा भी बड़ी जल्दी खोल देती थी, अपने नेबर्स के साथ भी गप्पे लगाती रहती थी। अब हेल्पर दरवाजे के सामने खड़ा था, उसको अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर पे है ही नहीं। तो हेल्पर दोबारा से दरवाजा बजाता है। जब फिर से खामोशी होती है तो वो डोर नॉब को पकड़ता है और घुमा देता है। दरवाजा तो लॉक ही नहीं था, तो वो दरवाजा अंदर की तरफ खोलता है। उसी वक्त वो नोट करता है घर में तो अंधेरा है और कोई लैंप भी नहीं जल रहा और बाहर सूरज भी गरूब होता जा रहा है। तो हेल्पर अंदर आता है और मिसेस शू को आवाजें देने लग जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। एक पॉइंट पर हेल्पर मुड़ता है और कॉर्नर पे देखता है जिधर सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। वो वहीं पर ही जम जाता है क्योंकि जमीन पर जोना पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी सीढ़ियों पर ही वर्टिकल थी। उसका एक हाथ अपने सीने पे होता है और ऐसा लग रहा था जैसे वो सोई हुई है। इस पॉइंट पर हेल्पर डर जाता है, उसको नहीं पता था यहाँ पर क्या हुआ है। जाहिर है यहाँ कुछ गड़बड़ी है। तो आराम आराम से वो जोना के करीब जाता है और जब वो उसके बिल्कुल ऊपर होता है वो एक बार फिर से इसको आवाज देता है। जब वो जवाब नहीं देती, उसका चेस्ट भी मूव नहीं कर रहा था सांस की वजह से और वो बिल्कुल स्टिल थी, तो उसको फौरन पता चल जाता है यहाँ पर कुछ बहुत गलत हुआ है। इस पॉइंट पर हेल्पर मुड़ता है और यहाँ से सीधा भागकर अपने घर चला जाता है। जब वो वहाँ पहुंचता है तो अपनी माँ को बोलता है मुझे लगता है मिसेस शू मर चुकी है। उसकी माँ उसे कहती है तुम भागकर एरास्मस की दुकान पर जाओ और उसको बोलो फौरन घर पहुंचे अपने, और मैं डॉक्टर को लेकर वहाँ पहुंचती हूँ। तो लोकल डॉक्टर को, वही सेम डॉक्टर जो जोना की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर रहा था, उसको 1 घंटा लगता है जोना के घर पहुंचते हुए। जब वो अंदर आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे वही 11 साल का हेल्पर, उसकी माँ और काफी सारे नेबर्स खड़े होते हैं। जब ये सेकंड फ्लोर पर जाता है मास्टर बेडरूम में, वहाँ पर एरास्मस होता है जो इस पॉइंट पर घर आ गया था। वो बेड पे बैठा होता है, उसकी बीवी को उसने बेड पे लिटाया होता है। अपनी बीवी का सर उसने अपने बाजुओं में रखा होता है जैसे उसको गले लगाया वो उसके बालों में हाथ फेर रहा होता है और आगे पीछे हिलकर रो रहा होता है। डॉक्टर एरास्मस और जोना को बड़े अच्छे तरीके से जानता था क्योंकि वो इसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर रहा था और कई हफ्तों से तो ये इस डॉक्टर के पास भी रेगुलर आ रहे थे। तो इस सीन को देखकर डॉक्टर को भी थोड़ी उदासी होती है, लेकिन उसे पता था उसे यहाँ पर अपना काम करना है। वो आगे जाता है और एरास्मस के कंधे पे हाथ रखता है। वो उसे कहता है मुझे जोना की बॉडी को एग्जामिन करना है, लेकिन एरास्मस ऊपर नहीं देखता। वो अपनी बीवी को गले लगाकर रोता रहता है और उसके बालों में हाथ फेरता रहता है। तो डॉक्टर उसको थोड़ा फोर्सफुली कहता है कि तुम साइड पे और मुझे देखने दो। तो एरास्मस साइड पर होता है और अपनी बीवी को बेड पर स्ट्रेट लिटा देता
देता है और उसके सर वाली साइड पर बैठकर उसके बालों में हाथ फेरता रहता है और रोता रहता है। तो इस पॉइंट पर डॉक्टर जोना के करीब जाते हैं और उसको एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फौरन कंफर्म कर देते हैं कि हाँ, जोना मर चुकी है। तो उसके पेल्विस को इधर उधर हिलाकर डॉक्टर इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जोना शायद प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरी है। अगले दिन जोना का फ्यूनरल होता है लोकल सेमेटेरी में, जो कि हिल टॉप पर ही था। इस पॉइंट तक ये बात फैल चुकी थी कि जोना प्रेग्नेंट थी जब वो मरी थी। तो इस फ्यूनरल में हर कोई एरास्मस को देख रहा था, जो बहुत ज्यादा रो रहा था और उसको सांस भी नहीं आ रहा था। जैसे ही जोना के ताबूत को जमीन में डालने का टाइम होता है तो एरास्मस कहता है जोना के सबसे फेवरेट स्कार्फ को जोना के ताबूत में डालना है। उसको डालकर एरास्मस फाइनल गुड बाय करता है और फिर ताबूत को जमीन में डाल देते हैं। वहां पर आए हुए लोग ये नोट करते हैं कि एरास्मस बहुत ज्यादा रो रहा है। जाहिर है एक झटके में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। फ्यूनरल अटेंड करने वाले लोगों के लिए अजीब ये नहीं था एरास्मस का रिएक्शन उसकी बीवी के मरने पर, बल्कि जोना की माँ का रिएक्शन एरास्मस को देखकर। इस फ्यूनरल के दौरान मैरी जेन, जो जोना की माँ थी, ना वो उदास लग रही थी ना वो रो रही थी, इवन रिएक्ट भी नहीं कर रही थी कि उसकी अपनी बेटी मर गई है, बल्कि इसकी जगह मैरी जेन एरास्मस को देख रही थी प्योर हेट और नफरत की निगाह से। फिर जब फ्यूनरल खत्म होता है तो वहां पर खड़े बंदे मैरी जेन और एरास्मस के पास आते हैं अपना आखिरी अफसोस करने के लिए, लेकिन मैरी जेन किसी को एक लफ्ज कहे बगैर फ्यूनरल को छोड़कर चली जाती है। जोना के फ्यूनरल के बाद मैरी जेन का बिहेवियर मजीद अजीब होना शुरू हो जाता है। उसके नेबर्स जब उसको खाना देने आते थे या वैसे मिलने आते थे तो वो दरवाजे पे आने से ही मना कर देती थी। मैरी जेन ने पूरी रात जागना शुरू कर दिया था। लोगों को दिखाई दे रहा था उसके कमरे में हर वक्त मोमबत्तियां जलती रहती थी। अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती रहती थी और कभी घुटनों पे बैठकर कहीं दूर देखती रहती थी। और जब कभी कभार वो अपने घर से बाहर निकलती थी तो वो बड़ी उजड़ी हुई और डिस्ट्रैक्टेड सी नजर आती थी। जब वो टाउन में कहीं चलती थी तो वो अपने मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही होती थी और एकदम से अपने पीछे इधर उधर मुड़कर देखती रहती थी जैसे कोई उसको फॉलो कर रहा हो। कुछ नेबर जब उसको इस हालत में देखते हैं वो उसके पास जाते हैं पूछने के लिए, लेकिन ना वो उनसे आई कांटेक्ट करती है, उनसे कोई बात भी नहीं करती, बस वो वहां से फौरन निकल जाती थी। अब ये जो भी मैरी जेन के साथ हो रहा था, उसका शौहर किसी के साथ भी इस बारे में बात करना ही नहीं चाहता था। हाँ, लोग ये जरूर नोट करते हैं कि उसके शौहर ने बाद में सोना शुरू कर दिया। उसने अपनी बीवी के साथ घर में रहना ही छोड़ दिया था। और फिर 21 फरवरी की सुबह को जब एक महीना गुजर जाता है जोना को मरे हुए, मैरी जेन अपने घर से बाहर निकलती है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल ठीक होती है। ना वो कहीं मुड़कर इधर उधर देख रही होती है, ना वो नीचे देख रही होती है, ना मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही होती है। वो बिल्कुल पर्पस के साथ कहीं जा रही होती है। जैसे वो आगे जा रही होती है लोगों को उसके चेहरे पे सिर्फ एक इमोशन दिखाई दे रहा होता है, वो होता है गुस्सा। तो मैरी जेन गुस्से से लोकल प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जा रही होती है। उसके दरवाजे पे खटखटाए बगैर वो सीधा दरवाजा खोलती है और अंदर घुस जाती है। प्रोसिक्यूटर को मैरी जेन का पता था और उसको ये भी पता था कि ये कुछ हफ्तों से बड़ा अजीब बिहेव कर रही है। तो जब ये अंदर आती है तो वो चौंक तो जाता है कि ये अंदर आ गई है, लेकिन वो बड़ा क्यूरियस भी था कि इसके साथ हो क्या रहा था। तो जब ये आकर प्रोसिक्यूटर को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो वो बड़ा खुश होता है और इसको अपने ऑफिस में ले जाता है ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या था। लेकिन जब ये दोनों अकेले उसके ऑफिस में बैठते हैं तो मैरी जेन उसको बड़ी अजीब सी स्टोरी बताना शुरू कर देती है अपनी मुर्दा बेटी जोना के बारे में, जिसको शुरू में तो प्रोसिक्यूटर सुनकर ये सोचता है हाँ ठीक है, वाकई मैरी जेन का दिमाग खराब हो गया। तो इसके साथ पिछले कुछ हफ्तों से ये हो रहा था, अपनी बेटी के मरने के गम की वजह से ये इस तरह हो गया। लेकिन 2 घंटे बाद जब मैरी जेन अपनी मुर्दा बेटी के बारे में ये सारी अजीब और गरीब स्टोरी उसको बता देती है, तब प्रोसिक्यूटर सोचता है जो ये बता रही है ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और इसका शक भी मजीद बढ़ता रहता है। जब मैरी जेन ये अजीब और गरीब कहानी जोना के बारे में बता देती है तो प्रोसिक्यूटर भी कन्विंस हो जाता है ये जो भी मैरी जेन बता रही है वो सच ही होगा। अब इनको पता था इन्हें जोना को कब्र से बाहर निकालना पड़ेगा। जब मैरी जेन यहाँ से चली जाती है तो प्रोसिक्यूटर भागकर उस लोकल डॉक्टर के पास जाता है, वही सेम डॉक्टर जो जोना को ट्रीट कर रहा था और जिसने उसको आखिरी बार भी चेक किया था। तो प्रोसिक्यूटर उसके पास जाकर बोलता है हमें जोना को बाहर निकालना है और तुम्हें उसको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। पहले तो डॉक्टर कहता है 1 मिनट यहाँ पे क्या हो रहा है। तो प्रोसिक्यूटर भी उसको सारी स्टोरी बता देता है जो उसको मैरी जेन ने बताई थी। तो डॉक्टर भी एग्री हो जाता है हाँ ठीक है हमें ये करना पड़ेगा। फिर अगले दिन 22 फरवरी को बंदों का ग्रुप जिनके पास खुदाई के लिए कस्सियां थी, ये लोग और 7 प्रोसिक्यूटर और डॉक्टर हिल टॉप सेमेटेरी में जाते हैं जिधर जोना को दफनाया हुआ था। वो खोद कर उसका ताबूत निकालते हैं और ताबूत को लोकल स्कूल हाउस ले जाते हैं। फिर वर्कर्स वहाँ पर उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं जो कि काफी प्रिजर्व थी क्योंकि जमीन काफी ठंडी होती है। उसकी बॉडी को निकाल कर वो टेबल पे रखते हैं तो सब बाहर चले जाते हैं सिवाय डॉक्टर और प्रोसिक्यूटर के। फिर प्रोसिक्यूटर और डॉक्टर जोना को एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं दोबारा से। तो इस री एग्जामिनेशन के 30 सेकंड में ही डॉक्टर और प्रोसिक्यूटर जो आमने सामने ही खड़े थे उनको वही चीज दिखाई देती है जो मैरी जेन ने अपनी इस अजीबो गरीब स्टोरी में बताई थी। तो डॉक्टर और प्रोसिक्यूटर पहले इस चीज को देखते हैं फिर एक दूसरे को देखते हैं। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैरी जेन की स्टोरी वाकई ही सच है और ये है मैरी जेन की क्रेजी स्टोरी। जोना के फ्यूनरल वाले दिन बेशक मैरी जेन बहुत ज्यादा
ज्यादा गमगीन थी अपनी बेटी के मरने पे, लेकिन उसके दिमाग में जो असल फीलिंग आ रही थी वो थी नफरत एरास्मस के लिए। वो एरास्मस से नफरत करती थी, वो हमेशा से इससे नफरत करती थी। और अब क्योंकि उसकी बेटी मर गई है तो इसको मजबूरी में एरास्मस को देखना पड़ रहा है रोते पीटते। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये फ्यूनरल मेरी बेटी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो पूरा फ्यूनरल वो बस एरास्मस को नफरत से देखती रहती है। अब जैसे वो घूर रही थी तो उसके दिमाग में एक नया इमोशन आ जाता है जो उसको समझ ही नहीं आती। उसको फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो इंस्टिंक्टिवली मैरी जेन ये सोचती है कि यहाँ पर जो भी गलत हुआ है या कुछ भी गड़बड़ है वो एक ही बंदा एक्सप्लेन कर सकता है, वो है इसकी बेटी जोना जो कि मर चुकी है। यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, ये वाली फीलिंग मैरी जेन के दिमाग को बिल्कुल ही काबू कर लेती है। तो फ्यूनरल के एंड पर वो एरास्मस से गुस्सा नहीं थी, वो बस ये सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी के साथ किस तरह कांटेक्ट में आऊं, मुझे अपनी बेटी से सारे जवाब लेने पड़ेंगे। तो जब फ्यूनरल खत्म होता है मैरी जेन वहां से फौरन निकलती है। वो घर जाकर अपने कमरे में जाती है, घुटने टेकती है और प्रे करना शुरू कर देती है। इस मुश्किल वक्त में कोई सुकून या स्ट्रेंथ के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के भूत को बुलाने के लिए कि वो आए और इसको बताए कि क्या हुआ था इसके साथ। और अगले पूरे महीने तक मैरी जेन यही करती है। वो ऑब्सेस्ड हो गई थी इस आइडिया से कि मुझे अपनी बेटी के भूत से पूछना है कि क्या हुआ था, और इसी वजह से वो बिल्कुल ही अजीब रिएक्ट कर रही थी। बस वो प्रे करती थी और साइंस ढूंढती थी इधर उधर कि उसकी बेटी का भूत आ तो नहीं रहा। तो वो पूरी रात जागती रहती थी, इधर उधर देखती रहती थी कि उसकी बेटी आ तो नहीं रही। जब वो बाहर जाती थी, जो वो अपने मुंह में बुड़बुड़ा रही होती थी, वो प्रे कर रही होती थी और वो अपने इर्द गिर्द कंधों पे भी देख रही होती थी बार बार पीछे मुड़ के, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी बेटी कहीं से भी आ सकती है। फिर फाइनली फरवरी में आधी रात को, जब इसको पूरा एक महीना हो गया था अपनी बेटी के भूत को बुलाते हुए, वो अपने कमरे में थी और जैसे नॉर्मली प्रे करती थी हर रोज की तरह, हर तरफ मोमबत्तियां जली होती थी। फिर एकदम से जब वो घुटने टेक कर प्रे कर रही थी, एक चमकदार रोशनी उसके कमरे के बीच में जलती है। जब ये लाइट जलती है तो कमरा ठंडा होना शुरू हो जाता है। मैरी जेन इस लाइट को देखती है, वो सोचती है ये मेरी बेटी है। तो जितनी जल्दी ये लाइट और ठंड आई थी उतनी जल्दी ये गायब भी हो जाती है। तो मैरी जेन बड़ा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है ठीक है, मेरी प्रेयर्स काम कर रही हैं, ये यकीनन मेरी बेटी का भूत होगा या कोई साइन होगा कि मेरी बेटी का भूत आएगा। तो मैरी जेन अपनी इन प्रेयर्स को डबल कर देती है। उसको पता था वो अपनी बेटी को बुलाने में काफी करीब है। तो अगले 2 दिन तक ये ब्राइट लाइट दोबारा से आती है और हर बार ये फौरन गायब हो जाती है। तो मैरी जेन सोचती है अच्छा कुछ हो रहा है, मेरी प्रेयर्स काम कर रही हैं। फिर फाइनली चौथी रात को जब मैरी जेन अपने कमरे में प्रे कर रही थी तो उसके कमरे में लाइट आती है और कमरा ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो अब लाइट गायब होने के बजाय मैरी जेन ये बता रही थी कि मैंने देखा मेरी बेटी उस लाइट से बाहर निकली है और मेरे सामने कमरे में आ जाती है। मैरी जेन बताती है उसकी बेटी ने काले कपड़े पहने हुए थे, उसकी स्किन काफी पेल थी, आंखें बिल्कुल डार्क और बाल बिल्कुल स्ट्रेट कंधों पे थे और वो सामने अपनी माँ को देख रही थी। अब मैरी जेन जो ये सब देख रही थी, अब बेशक वो पूरे महीने कोशिश कर रही थी इसको यहाँ पर बुलाने की, तो अब जब उसकी बेटी का भूत यहाँ पर आ गया तो वो बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाती है। तो मैरी जेन खौफ के मारे पीछे होना शुरू हो जाती है जब उसकी बेटी का भूत उसकी तरफ बढ़ रहा होता है आगे। फिर मैरी जेन सोचती है मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा और इस भूत से बात करके पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ था। तो डर के मारे एक ही सवाल जो मैरी जेन के मुंह से निकलता है वो होता है तुम किस तरह मरी थी। जब वो ये सवाल पूछती है जोना का भूत एकदम से वहीं रुक जाता है। जब जोना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से गंध निकल रहा होता है और धीमी सी आवाज में वो अपनी माँ को स्टोरी बताती है। वो बताती है एरास्मस जो बाहर पूरी कम्युनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त बंदा है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो एक मॉन्स्टर है। वो छोटी छोटी बातों पे मेरे पे चीखता था, मुझे मारता था। और 22 जनवरी की रात को जब जोना एरास्मस के हेल्पर को सीढ़ियों पे पड़ी मिली थी उससे एक दिन पहले, जोना का भूत बताता है मैरी जेन को कि एरास्मस बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था जोना पे, जो इसने उस रात खाना बनाया था। उसने गोश्त खाना था लेकिन इसने कुछ और बना दिया था, तो वो बहुत गुस्से में आ गया था। तो जब जोना इसको कहती है मैं कुछ और बना देती हूँ, और भी खाना पड़ा है तुम्हारे खाने के लिए, वो कहती है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तो एरास्मस गुस्से में खड़ा होता है, इसकी गर्दन पकड़ता है और इसको ऊपर हवा में उठा लेता है। और इसी मोमेंट पे जब वो भूत इसको ये स्टोरी बता रहा था, वो भूत वहीं रुक जाता है और इसके चेहरे पे अजीब सा खौफ तारी हो जाता है, जैसे ये उस मोमेंट को दोबारा जी रही हो एरास्मस के साथ। अब जैसे वो खड़ी थी उसके चेहरे पे ये खौफनाक एक्सप्रेशन थे, तो इसका भूत हवा में उठना शुरू हो जाता है और वो अपना मुंह खोलती है, उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही होती। इसकी जगह कमरे में जितनी भी हवा होती है वो इसके मुंह में वैक्यूम की तरह जाना शुरू हो जाती है और फिर एकदम से कड़क की आवाज आती है। इस भूत की गर्दन वैश्यों की तरह 180 डिग्री पीछे की तरफ मुड़ जाती है एकदम से, लेकिन इस भूत की बॉडी अभी भी मैरी जेन की तरफ फेस कर रही थी। अब जैसे ये हो रहा था, मैरी जेन के बिल्कुल होश उड़े हुए थे ये सब देखकर। फिर ये भूत एकदम से हवा से जमीन पे नीचे आता है, अभी भी इसकी गर्दन पीछे की तरफ थी और जिस्म मैरी जेन की तरफ था। फिर जोना का भूत वहां से मुड़ता है और कमरे से बाहर जाने लग जाता है। अब क्योंकि उसने अपनी बॉडी मोड़ ली थी तो उसके चेहरे की डायरेक्शन अब मैरी जेन की तरफ हो गई थी। मैरी जेन कहती है उस वक्त वो भूत मुस्कुरा रहा था और जैसे ही वो जाने लगा था वो इसको कहता है अब तुम्हें पता चला उसने मेरे साथ क्या किया था। फिर जोना गायब हो जाती है और रूम दोबारा से गर्म हो जाता है। तो मैरी जेन जो डरी हुई थी वो बेड पे लेटती है
है और रोना शुरू कर देती है। मैरी जेन भागकर सुबह प्रोसिक्यूटर ऑफिस जाती है। वो उसको बताती है मैंने अपनी बेटी का भूत देखा था और एरास्मस ने किस तरह उसका गला घोंटा था और इसी वजह से वो मरी थी। प्रोसिक्यूटर को काफी कन्विंसिंग लगती है स्टोरी, लेकिन जब वो भागकर डॉक्टर के पास जाता है और उसको री एग्जामिनेशन का कहता है जोना की बॉडी का कि उसकी गर्दन पे कोई निशान है जिधर से उसका गला घोटा गया हो, तब डॉक्टर को एक बात याद आती है। वो प्रोसिक्यूटर को बताता है जब वो जोना की बॉडी को एग्जामिन कर रहा था जिस दिन वो मरी थी, तो एरास्मस उसके सर के पास ही खड़ा था और वो उसके बालों में बार बार हाथ फेर रहा था। अब जब वो ये चीज सोच रहे थे तो ऐसा हो सकता है कि वो उसके बालों से उसकी गर्दन को कवर कर रहा हो। और फिर उनको फ्यूनरल के बारे में भी याद आता है कि जोना को जमीन में डालने से पहले एरास्मस उसके गर्दन के गिर्द स्कार्फ लपेटता है, ये बोलते हुए कि ये इसकी बीवी का फेवरेट स्कार्फ है, शायद इस चीज को छुपाने के लिए कि उसकी गर्दन पे निशान आते हैं। तो जब ये लोग उसकी बॉडी को दोबारा से एग्जामिन करते हैं और वो स्कार्फ को हटाते हैं तो उनको दिखाई देता है इसकी गर्दन पे तो हर तरफ निशान आते हैं जो कि उंगलियों के थे। और फिर मजीद एग्जामिनेशन करके उनको ये पता चलता है कि इसकी गर्दन भी डिसलोकेटेड है और विंड पाइप भी क्रश्ड है। डॉक्टर और प्रोसिक्यूटर के री एग्जामिनेशन के फौरन बाद एरास्मस को अरेस्ट कर लिया जाता है अपनी बीवी को कत्ल करने के इल्जाम में। एरास्मस के ट्रायल में मैरी जेन स्टैंड लेती है और वो कोर्ट में ये बताती है कि मेरी बेटी का भूत मेरे पास आया था और उसने एक्सप्लेन किया कि एरास्मस ने मुझे मारा है। अब ये टेस्टिमनी इतनी कंपेलिंग थी कि जूरी एरास्मस को गिल्टी साबित कर देती है मैरी जेन की इस गोस्ट स्टोरी के बिना पर। एरास्मस को लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाते हैं, लेकिन वो इसके सिर्फ 3 साल बाद ही मर जाता है एक मिस्टीरियस बीमारी से जो जेल में फैल गई थी। बाद में ये भी पता चलता है कि एरास्मस जोना से पहले 2 दफा शादी कर चुका था। एक बीवी उसको डाइवोर्स कर देती है क्योंकि वो एब्यूसिव था और दूसरी बीवी अजीब से एक्सीडेंट में मर जाती है। जब वो एरास्मस की हेल्प कर रही थी चिमनी को फिक्स करने के लिए, चिमनी लूज हो जाती है और इसके सर पे जाके लगती है। जिनको इस स्टोरी पे जरा सा भी शक है कि ये सच है भी या नहीं, तो वेस्ट वर्जीनिया में उस सेमेटरी के पास जिधर जोना दफन है वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ ये अकेला रिकॉर्डेड केस है जिससे एक भूत की टेस्टिमनी से एक कातिल को पकड़ा गया है। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है गोल्ड माइन का जो कनाडा के अंधेरे जंगलों में हुआ था। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।